सीखना या अधिगम किसी भी प्राणी के जीवन का एक महत्वपूर्ण पक्ष होता है। जब हम मानव सीखने की बात करते हैं तो मानव अधिगम की बात करते हैं, और उसमें सीखने का एक प्रकार शाब्दिक सीखना या वर्बल लर्निंग कहलाता है। वर्बल लर्निंग का अपना एक अलग ही महत्व है। तो साइकोलॉजिकल स्टडी के इस वीडियो में आप सभी का हम स्वागत करते हैं। मेरे इस वीडियो को देखने से पहले सबसे पहले आपको लाइक करना है, शेयर करना है। यदि आप मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि जैसे जैसे हम वीडियो बनाते जाएंगे आपको नोटिफिकेशन भी मिलती जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं। ये वर्बल लर्निंग क्या है, इसके मटेरियल्स क्या हैं, वर्बल लर्निंग का मेथड्स क्या होता है, हम सबके बारे में डिटेल से यहाँ पर डिस्कस करेंगे। वेलकम बैक। अगर लर्निंग को सामान्य तरीके से देखा जाए तो कहा जाता है कि कोई भी बिहेवियर जब चेंज होता है तो वो लर्निंग कहलाता है। लेकिन बहुत सी ऐसी कंडीशंस लाइफ में होती हैं जिसमें कि बिहेवियर में चेंज होता है, बट हम उसको लर्निंग का नाम नहीं दे सकते। जैसे कोई व्यक्ति फटीगनेस की कंडीशन में है तो उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, कोई ड्रग्स की कंडीशन में है तो उसके बिहेवियर में चेंज हो सकता है, मैच्योरेशन के कारण भी बिहेवियर में चेंज होते हैं। तो प्रश्न उठता है कि क्या ये सभी चेंजेस लर्निंग कहलाएंगे? साइकोलॉजी कहती है नो, ये सब चेंजेस जो है वो ड्रग्स के कारण हैं, फटीगनेस के कारण है, मैच्योरेशन के कारण जो हो रहा है ये बिहेवियर चेंज लर्निंग नहीं कहलाएगा। तो लर्निंग क्या है भाई? जब किसी के व्यवहार में चेंज हो या परिवर्तन हो और वह परिवर्तन प्रैक्टिस व एक्सपीरियंस के कारण हो, तब वह चेंज लर्निंग कहलाएगा, अदरवाइज नहीं। अगर हम इसको डिफाइन करें तो यहाँ कहा जा सकता है कि रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस एंड एक्सपीरियंस कैन बी कॉल्ड लर्निंग। अगर किसी व्यक्ति के व्यवहार में तुलनात्मक रूप से स्थायी परिवर्तन हो रहा है और वह परिवर्तन अनुभव के द्वारा हो, तब वह परिवर्तन अधिगम कहलाएगा। किसी अन्य कारण से हो रहा है तो वह परिवर्तन अधिगम की श्रेणी में नहीं आता है। जब ह्यूमन लर्निंग की बात करते हैं तो लर्निंग का एक पार्ट या एक टाइप वर्बल लर्निंग भी होता है, जिसे शाब्दिक अधिगम भी कहते हैं, वाचिक अधिगम के नाम से भी इसे जाना जाता है। वो बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। वाचिक अधिगम जब हम अक्षरों के द्वारा सीखे, अंकों के द्वारा सीखे, शब्दों के द्वारा सीखे, यदि इन सब के द्वारा हम अधिगम या लर्निंग कर रहे हैं या कर रहे होते हैं तो यह सीखना जो होता है वह वर्बल लर्निंग या शाब्दिक अधिगम कहलाता है। चलिए देखते हैं, जब ह्यूमन लर्निंग में जब वर्बल लर्निंग हो रही होती है तो वाचिक या वर्बल लर्निंग में कौन कौन से मटेरियल्स यूज़ किए जाते हैं, कौन कौन से सामग्रियाँ यूज़ की जाती हैं अपने एक्सपेरिमेंट में। वाचिक अधिगम के मटेरियल में पहला जो प्रकार है वो है निरर्थक पद या CVC त्रिवर्ण कहलाता है, नॉनसेंस सिलेबल या CVC ट्राइग्राम। CVC पैटर्न मीन्स 3 अक्षरों का वह निरर्थक पद जिसमें पहला अक्षर कंसोनेंट, दूसरा वॉवेल और तीसरा फिर कॉन्सोनेंट हो, मीन्स व्यंजन स्वर व्यंजन। इस तरीके का यदि कोई निरर्थक पद बनाया जाए तो वह CVC ट्राइग्राम कहलाता है। एबिंगहॉस ने सबसे पहले CVC ट्राइग्राम का निर्माण किया था। उन्होंने लगभग 2300 ट्राइग्राम्स बनाए थे और उन्हीं ट्राइग्राम्स की हेल्प से वर्बल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट किया था, जो कि आज भी प्रचलित है। और हमें ऐसे ट्राइग्राम्स की हेल्प से वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट करने में हेल्प मिलती है, जैसे KUZ, TEK, BEW एक्सेट्रा। ऐसे कई हम बना सकते हैं। यहाँ क्या है, जो पहला लेटर है वो कंसोनेंट है, सेकंड वॉवेल है एंड थर्ड कंसोनेंट। ऐसे डायग्राम्स की एक लिस्ट बना ली जाती है और उन लिस्ट को सब्जेक्ट के सामने प्रेजेंट किया जाता है। फिर ये देखा जाता है कि वह रिकॉल कैसे कर रहा है। जब हम CVC डायग्राम बनाएं तो
कुछ प्रिकॉशन हम लोगों को लेना आवश्यक है। जब भी आप एक्सपेरिमेंट करें और आप सीवीसी पैटर्न में एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, सीवीसी डायग्राम के द्वारा वर्बल लर्निंग का एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे हो, तो जब सीवीसी डायग्राम बनाएं तो कुछ चीज़ों का ध्यान अवश्य रखें, कुछ प्रिकॉशन अवश्य लें। आप जब प्रिकॉशन लेंगे तभी आपका एक्सपेरिमेंट सक्सेस होगा या सही होगा। फर्स्ट है, जब भी सीवीसी डायग्राम आप बनाएं तो कोई ऐसा वर्ड न बने जिसका कोई मीनिंग निकलता हो या अर्थ निकलता हो, या सब्जेक्ट आपका उस वर्ड को कहीं से भी एसोसिएट न करता हो, क्योंकि मीनिंग निकलेगा तो भी वह हमारा लर्निंग एक्सपेरिमेंट जो होगा वो सक्सेस नहीं होगा, और एसोसिएट करेगा तो भी वह सक्सेस नहीं होगा। जैसे VIP CVC पैटर्न है, V कंसोनेंट है, I वॉवेल है और C कंसोनेंट। पैटर्न तो CVC है, बट पैटर्न नॉनसेंस या निरर्थक पद नहीं माना जाएगा, क्योंकि VIP CVC डायग्राम होते हुए भी एक सार्थक पद है या अर्थ प्रदान कर रहा है। VIP विशेष व्यक्ति ऐसे डायग्राम्स अपना बनाए। जब डायग्राम्स बना रहे हैं, डायग्राम्स की एक लिस्ट बना रहे हैं, तो दूसरा प्रिकॉशन हमारा ये भी होगा कि जब भी ये डायग्राम्स आप बनाएं तो सबसे पहले डायग्राम्स का अंतिम लेटर दूसरे डायग्राम्स का पहला लेटर ना हो। जैसे PIR और दूसरा RIX आपने बना दिया, ऐसा आप न बनाएं। यहाँ R पहले का लास्ट लेटर है जबकि दूसरे डायग्राम्स का फर्स्ट लेटर। ऐसे में एसोसिएट बिल्ट हो जाता है और एक्सपेरिमेंट को इफ़ेक्ट करता है, रिजल्ट इफ़ेक्ट होगा। थर्ड प्रिकॉशन है कि जब आप डायग्राम बना रहे हैं तो ऐसे दो लगातार डायग्राम्स ना हो जिससे एक ही वॉवेल प्रोनाउंशिएट हो रहा हो या एक ही वॉवेल का यूज़ किया गया हो, एक स्वर हो या एक ही स्वर का यूज़ किया गया हो। जैसे पहले आपने बनाया DIP और दूसरा आपका TIP, दोनों डायग्राम CVC पैटर्न है, लेकिन जो वॉवेल है I वो फर्स्ट डायग्राम में भी है और सेकंड डायग्राम में भी। ऐसे डायग्राम एसोसिएट बिल्ड करेगा। तो इन प्रिकॉशन को फॉलो करते हुए डायग्राम्स बना के वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। ऐसा अगर डायग्राम्स आप बना रहे हो तो ये CVC डायग्राम कहलाएगा। इस पैटर्न का वर्बल लर्निंग एक्सपेरिमेंट में काफ़ी यूज़ होता है। एक साइकोलॉजिस्ट है अंडरवुड, उन्होंने थोड़ा सा इसमें चेंज किया और उन्होंने कहा कि जब हम CVC डायग्राम बनाते हैं तो बहुत ऐसे डायग्राम्स बन जाते हैं जिनका एसोसिएशन वैल्यू हाई होता है। दैट मीन्स कोई ना कोई उनकी मीनिंग निकल ही जाती है या प्रोनाउंसिएशन ऐसा होता है कि वह एसोसिएशन सब्जेक्ट शुरू कर देता है। तो यहाँ अंडरवुड ने एक नया पैटर्न दिया था, CCV मीन्स पहला लेटर कंसोनेंट और दूसरा लेटर भी कंसोनेंट और थर्ड वॉवेल। फॉर एग्जांपल BHC, इसके प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम तो ज़रूर होती है, बट ऐसे डायग्राम्स का एसोसिएशन वैल्यू बिल्कुल लो होता है और कम्प्लीटली नॉनसेंस सिलेबल में आ जाता है, और इसके द्वारा किया गया एक्सपेरिमेंट कंपैरेटिवली गुड रिजल्ट देता है। वर्बल लर्निंग में दूसरे तरीके का जो मटेरियल यूज़ किया जाता है वह CCC डायग्राम कहलाता है। इसे व्यंजन पद या कंसोनेंट सिलेबल कहा जाता है। CCC डायग्राम्स मीन्स कंसोनेंट कंसोनेंट कंसोनेंट, इसे हम व्यंजन 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 भी कहते हैं। इसमें वॉवेल या स्वर का यूज़ नहीं किया जाता है। जैसे NQC TRN एक्सेट्रा। ऐसे कई तरीके से आप CCC पैटर्न में डायग्राम्स बना सकते हैं और इसके द्वारा वर्बल लर्निंग में एक्सपेरिमेंट किया जा सकता है या आपको इसमें हेल्प मिल सकती है। जब आप CCC डायग्राम्स बना रहे हैं तो उसमें भी आपको कुछ प्रिकॉशन भी फॉलो करना होता है। जैसे कोई भी दो ऐसा CCC डायग्राम्स न हो जिसमें एक कंसोनेंट का यूज़ दोनों डायग्राम्स में लगातार किया गया हो। जैसे ZKS
NKT। दोनों CCC पैटर्न में हमने बनाया तो ज़रूर, बट के ऐसा लेटर है जो पहले डायग्राम्स में भी है और दूसरे डायग्राम्स में भी। तो ऐसा डायग्राम्स न बनाएं जिसमें एक कंसोनेंट लगातार दो डायग्राम्स में रिपीट कर रहा हो। दूसरा प्रिकॉशन यह है कि लगातार दो CCC पैटर्न में पहले पैटर्न का जो लास्ट लेटर है वो दूसरे पैटर्न का फर्स्ट लेटर न करें। जैसे PZK सेकेंड KLC, के पहले का लास्ट लेटर है और दूसरे का पहला लेटर, तो ऐसा पैटर्न न बनाएं। इससे एसोसिएशन वैल्यू बढ़ जाती है और हमारे रिजल्ट भी इफेक्ट करते हैं। वर्बल लर्निंग में जो तीसरे प्रकार का मटेरियल यूज़ होता है उन्हें बहुपक्षीय निरर्थक इकाइयाँ या मल्टी सिलेबल नॉनसेंस यूनिट्स कहा जाता है। इसमें एक से अधिक लेटर लेकर नॉनसेंस सिलेबल बनाए जाते हैं, मटेरियल्स बनाए जाते हैं। जब हम 4 लेटर लेकर कोई नॉनसेंस सिलेबल बिल्ड करते हैं तो उन्हें चतुर्वर्णीय निरर्थक पद कहा जाता है। जैसे BHOG एंड है DATX इत्यादि। जब आप 5 लेटर से कोई निरर्थक पद बनाते हैं तो उन्हें पेंटाग्राम कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल GHKUD, ऐसे कई आप बना सकते हैं जिसमें 5 लेटर हों या 6 लेटर हों। 5 लेटर है तो पेंटाग्राम होगा या मल्टी सिलेबल्स नॉनसेंस यूनिट कहा जाएगा, और यदि 6 लेटर है तो आप कोई नॉनसेंस सिलेबल बना रहे हो तो वहाँ पर हेक्साग्राम वो लेटर कहलाएगा। वर्बल लर्निंग में एक चौथे प्रकार का भी मटेरियल यूज़ किया जाता है जिसे नॉन वर्बल मटेरियल कहा जाता है। जैसे कोई फिगर है या कोई रैंडम पिक्चर हो, इसके द्वारा आप वर्बल लर्निंग की स्टडी कर रहे हो तो इसका मीन्स आप नॉन वर्बल मटेरियल यूज़ कर रहे हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि नॉन वर्बल एक्सपेरिमेंट में बेसिकली 4 टाइप्स के मटेरियल यूज़ किए जाते हैं। फर्स्ट है CVC पैटर्न, सेकेंड है CCC पैटर्न, थर्ड है मल्टी सिलेबल नॉनसेंस यूनिट्स एंड लास्ट है नॉन वर्बल मटेरियल्स। नेक्स्ट वन इज़, अब हम डिस्कस करेंगे वर्बल लर्निंग की स्टडीज़ आप किन किन मेथड्स के द्वारा कर सकते हैं। मेथड्स ऑफ वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग की जो भी स्टडीज़ होती हैं उनमें बेसिकली 5 टाइप्स के मेथड्स यूज़ किए जाते हैं, जिसमें फर्स्ट मेथड है मेथड्स ऑफ सीरियल लर्निंग या मेथड्स ऑफ सीक्वेंशियल लर्निंग, जिसे हिंदी में क्रमिक सीखना विधि कहते हैं। जो दूसरा मेथड है वो मेथड्स ऑफ फ्री रिकॉल कहा जाता है, मुक्त पुनः स्मरण विधि। थर्ड मेथड है मेथड्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन, अनुबोधन तथा पूर्वाभ्यास विधि। नेक्स्ट मेथड्स ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग, युग्मित साहचर्य अधिगम। और लास्ट है मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग या प्रतिभिज्ञा सीखने की विधि। तो फ्रेंड, देखते हैं इन मेथड्स के थ्रू सीखने के एक्सपेरिमेंट्स कैसे किए जाते हैं। तो फर्स्ट मेथड है सीरियल लर्निंग या मेथड्स ऑफ सीक्वेंशियल लर्निंग। इस मेथड का निर्माण एबिंगहॉस ने किया था। इसमें क्या होता है कि एक वर्बल लर्निंग के मटेरियल्स होते हैं, उनको किसी विशेष सीरियल में प्रयोज्य के सामने प्रेजेंट किया जाता है। इस तरीके से एक्सपेरिमेंट में मेमोरी ड्रम का यूज़ किया जाता है। सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबल प्रिपेयर कर लिया जाता है, फिर उन नॉनसेंस सिलेबल को एक निश्चित क्रम में मेमोरी ड्रम या सीरियली प्रयोज्य के सामने कुछ सेकंड्स के लिए प्रेजेंट किया जाता है, और प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शन होता है कि आप पूरी सूची के वर्ड को देखिए और उसे देखने के साथ ही उसी क्रम में रिकॉल कीजिए जिस क्रम में आपको सूची प्रेजेंट की गई थी या नॉनसेंस सिलेबस या निरर्थक पदों को दिया गया था। और जितने निरर्थक पदों को सही क्रम में प्रयोज्य प्रस्तुत कर देता है उस आधार पर उसके वर्बल लर्निंग का मेजरमेंट कर लेते हैं। ये मेथड सीरियल लर्निंग या सीक्वेंशियल लर्निंग कहलाता है। सेकेंड है मुक्त पुनः स्मरण विधि या मेथड्स ऑफ फ्री रिकॉल। इस मेथड में भी एक्सपेरिमेंट का प्रोसेस पहले मेथड के जैसा ही है, बट एक विशेष अंतर है। इसमें प्रयोज्य को
इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि आपके सामने कुछ नॉनसेंस सिलेबल प्रस्तुत किए जाएंगे और आप उसको ध्यान से देखें। पूरी सूची प्रस्तुत होने के बाद आप उनका रिकॉल करें। आप सोचें कि निरर्थक पदों का रिकॉल किसी भी सीरियल में कर सकते हैं, जो आपको आए आप कर सकते हो। मीन्स यहाँ क्रम का ध्यान नहीं रखा गया, यानी जैसे जैसे याद आता जाए वैसे वैसे आप प्रेजेंट करें। इसीलिए इसे फ्री रिकॉल कहा जाता है। रिकॉल विदाउट एनी सीक्वेंस, रिकॉल विदाउट एनी सीरियल। जब मेथड ऑफ फ्री रिकॉल से स्टडी करते हैं तो ऐसे रिकॉल में दो चीज़ें देखने को मिलती हैं। आपने लिस्ट प्रस्तुत की और प्रयोज्य से रिकॉल लिया। अब उसकी स्टडी कीजिए तो आप देखेंगे कि जो लिस्ट के स्टार्टिंग के कुछ वर्ड्स थे उसका रिकॉल और लास्ट के कुछ वर्ड्स का रिकॉल प्रयोज्य ज़्यादा करता है। जब प्रयोज्य सूची के प्रारंभिक शब्दों का रिकॉल ज़्यादा करता है तो यह वर्बल लर्निंग में प्राइमेसी इफेक्ट या प्राथमिक प्रभाव के नाम से जाना जाता है। और जब प्रयोज्य सूची के अंतिम शब्दों का ज़्यादा रिकॉल करता है तो उसे रिसेंसी इफेक्ट या आसन्नता का प्रभाव कहा जाता है। और फ्री रिकॉल में यह प्राइमेसी एंड रिसेंसी इफेक्ट अक्सर देखते हैं। वर्बल लर्निंग का जो तीसरा मेथड है वो मेथड है मेथड्स ऑफ प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन या अनुबोधन तथा पूर्वाभ्यास की विधि। इस विधि के द्वारा वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट कैसे किए जाते हैं। इसमें सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबल की सूची आपने बना ली, फिर उस सूची को 2-2 सेकंड के लिए मेमोरी ड्रम के थ्रू प्रयोज्य को दिखाया। प्रयोज्य को इंस्ट्रक्शन यह दिया जाता है कि पूरी सूची को देखने के बाद पहला शब्द आपको दिखाऊंगा, आपको एंटिसिपेट करना है कि सूची में उसके बाद वाला शब्द क्या था। प्रयोज्य को पहले आपने पूरी सूची दिखलाई, उसके बाद सूची का पहला शब्द 2 सेकंड के लिए दिखाया। प्रयोज्य एंटिसिपेट करता है, वो बताया कि इसके आगे का शब्द ये था। प्रयोज्य द्वारा बताया गया शब्द गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है। फिर एक्सपेरिमेंटर उस शब्द को दिखाता है और फिर उस शब्द के बाद वाले शब्द को एंटिसिपेट करने की कोशिश करता है और इसी क्रम में वह आगे बढ़ता जाता है। यह मेथड सीक्वेंशियल लर्निंग की ही तरह है, लेकिन डिफरेंस इतना है कि सीक्वेंशियल लर्निंग में सब्जेक्ट को सही उत्तर नहीं पता चल पाता, लेकिन मेथड्स ऑफ एंटिसिपेशन में प्रयोज्य शब्द गलत एक्सपेरिमेंटर उसको दिखाता है और एक्सपेरिमेंटर यह प्रोसेस तब तक रिपीट करता है जब तक कि वह अपने क्राइटेरिया पर नहीं पहुंच जाता। वर्बल लर्निंग की 4 मेथड्स हैं। मेथड्स ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग या युग्मित साहचर्य विधि। इस विधि के द्वारा एक्सपेरिमेंटर क्या करता है कि नॉनसेंस सिलेबल के पेयर बना लेता है, 2-2 शब्दों के वह युग्म बना लेता है और उन युग्मों को प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करता है। जब 2 शब्दों का पेयर बनाया जाता है तो पेयर का पहला वर्ड स्टिमुलस और पेयर का दूसरा वर्ड रिस्पॉन्स वर्ड कहलाता है। इन पेयर्स को एक एक करके प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत किया जाता है। प्रस्तुत करने के बाद एक्सपेरिमेंटर उस पेयर का एक वर्ड, पहला वर्ड अर्थात स्टिमुलस वर्ड प्रेजेंट करता है और प्रयोज्य को रिस्पॉन्स वर्ड मीन्स पेयर का दूसरा वर्ड बताना होता है। यहाँ सब्जेक्ट का स्टिमुलस वर्ड और दूसरा रिस्पॉन्स वर्ड को एसोसिएट करना वह सीख जाता है। इसी प्रकार से सभी पेयर्स की सूची प्रेजेंट करने के बाद स्टिमुलस वर्ड प्रेजेंट किया जाता है और सब्जेक्ट को रिस्पॉन्स वर्ड रिकॉल करना होता है। इस तरीके से अगर वर्बल लर्निंग में आप एक्सपेरिमेंट करते हैं तो आप मेथड्स ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग का यूज़ कर रहे हैं। वर्बल लर्निंग की लास्ट विधि है मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन या प्रतिविज्ञा विधि या पहचान विधि। डी एमेटो ने इसे वर्बल डिस्क्रिमिनेशन मेथड कहा है। इसमें सबसे पहले नॉनसेंस सिलेबल्स की एक लिस्ट बना ली जाती है, फिर उस लिस्ट को 2-2 सेकंड के लिए मेमोरी ड्रम के थ्रू सब्जेक्ट को दिखाया जाता है। जब पूरी लिस्ट सब्जेक्ट को दिखा दी जाती है तो उस लिस्ट में कुछ नए नॉनसेंस सिलेबस ऐड कर दिए जाते हैं और नए नॉनसेंस सिलेबस ऐड कर देने के बाद प्रयोज्य को प्रस्तुत किया जाता है और प्रयोज्य को यह
पहचानना होता है कि जो लिस्ट में पहले दिखाई गई थी उसके वर्ड कौन कौन से हैं। इसीलिए इसको मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन या पहचान विधि भी कहा जाता है। और यह प्रक्रिया एक्सपेरिमेंटर तब तक दोहराता है या रिपीट करता है जब तक कि उसने जो पूर्व में क्राइटेरिया बनाया हुआ था वो अपने क्राइटेरिया पे न पहुंच जाए। इस प्रकार हम देखते हैं कि वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट बेसिकली 5 मेथड्स द्वारा किए जाते हैं। पहला मेथड्स सीरियल और सीक्वेंशियल लर्निंग, मेथड्स ऑफ प्री रिकॉल, मेथड्स प्रॉम्प्टिंग एंड एंटिसिपेशन, मेथड्स ऑफ पेयर्ड एसोसिएट लर्निंग एंड मेथड्स ऑफ रिकॉग्निशन लर्निंग। जब वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं तो इम्पॉर्टेंट चीज़ सामने आती है कि प्रयोज्य जो लिस्ट देखता है और उसका रिकॉल करता है उसके बीच एक प्रक्रिया चलती है और वह प्रक्रिया संगठनात्मक प्रक्रिया कहलाती है, ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस कहलाती है या वर्बल लर्निंग का एक प्रोसेस कहलाता है। ये ऑर्गेनाइजेशनल फैक्टर ओवरऑल रिकॉल को बढ़ा देते हैं। संगठनात्मक प्रक्रिया क्या है? संगठनात्मक प्रक्रिया से तात्पर्य उन प्रक्रियाओं से होता है जिसके द्वारा सूचनाओं के निवेश यानी इनपुट, आउटपुट यानी निर्गत के बीच परिवर्तन किया जाता है। मीन्स जो सूची उसको प्रेजेंट की जा रही है वो इनपुट है और जो रिकॉल कर रहा है वो आउटपुट। इसके बीच ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस चलता है और यह ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेस रिकॉल में चेंज कर देते हैं। कैसे यह प्रोसेस काम करता है देखते हैं। पहले ये ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रैटेजी है वह क्लस्टरिंग टेक्निक कहलाती है या गुच्छन प्रविधि कहलाती है और जो दूसरी महत्वपूर्ण ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी है वह सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक कहलाती है या आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि कहलाती है। एक एक को देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। पहला क्लस्टरिंग टेक्निक या गुच्छन प्रविधि। गुच्छन प्रविधि बेसिकली 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट है श्रेणी गुच्छन या कैटेगरी क्लस्टरिंग और दूसरा है साहचर्यात्मक गुच्छन या एसोसिएटिव क्लस्टरिंग। कैटेगरी क्लस्टरिंग का प्रतिपादन वासफील्ड ने किया था। जब आप वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट करते हैं और कुछ शब्दों की सूची प्रयोज्य के सामने प्रस्तुत करते हैं तो प्रयोज्य जब उसका रिकॉल करता है तो वो उस सूची के शब्दों को कैटेगराइज कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने एक लिस्ट बनाई, उसमें कुछ एनिमल्स के नेम लिए, कुछ सिटीज़ के नेम लिए, कुछ वेजिटेबल्स के नेम लिए, कुछ प्रोविजंस के नेम लिए, ऐसे मिक्स करके कुछ आपने एक सूची बनाई। इनको अपने लिस्ट में कैटेगराइज नहीं किया बल्कि रैंडमली उनको डाला हुआ है। प्रयोज्य के सामने आप प्रस्तुत कीजिए। जब प्रयोज्य से रिकॉल हम लेते हैं तो प्रयोज्य एक कैटेगरी के शब्दों को एक साथ रिकॉल करता है। जब प्रयोज्य रिकॉल के पैटर्न को आप देखोगे तो जैसे वेजिटेबल्स के नेम है, वेजिटेबल्स के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है। सिटीज़ के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है। एनिमल्स के सभी शब्दों को वो एक साथ रिकॉल करता है, जबकि आपने लिस्ट में उनको अलग अलग करके दिया हुआ था। यही प्रक्रिया कैटेगरी क्लस्टरिंग कहलाती है। और जब सब्जेक्ट वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में कैटेगरी क्लस्टरिंग करना शुरू कर देता है तो ऐसे में ओवरऑल रिकॉल की मात्रा भी बढ़ जाती है। मीन्स इनपुट तो आपने रैंडम दिया था लेकिन आउटपुट ऑर्गेनाइज्ड होकर बाहर आता है और जहां आउटपुट ऑर्गेनाइज होता है वहाँ ओवरऑल रिकॉल में वृद्धि हो जाती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड कैटेगरी क्लस्टरिंग। ये कैटेगरी 2 प्रकार की होती है। एक एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाती है जिसको संपूर्ण श्रेणी कहा जाता है और दूसरा नाम है एग्जॉस्टिव कैटेगरी असंपूर्ण श्रेणी कहा जाता है। एक एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाती है जिसको संपूर्ण कैटेगरी कहा जाता है और दूसरा नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी जिसे असंपूर्ण श्रेणी कहा जाता है। ऐसी श्रेणी जिसके सभी शब्दों को एक साथ डाल दिया गया हो वह एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाएगा। जैसे मान लीजिए आपने एक लिस्ट बनाई और सोलर सिस्टम के सभी अपने एलिमेंट्स को उसमें डाल दिया। इस तरीके की कैटेगरी एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाती है। और कुछ कैटेगरीज ऐसी होती हैं जिनमें सभी शब्दों को आप एक्सपेरिमेंट में नहीं डाल पाते, जैसे नेचर ऑफ एनिमल, नेचर ऑफ बर्ड्स, बहुत सारे ऐसे हैं। आप इनको
एक्सपेरिमेंट में एक साथ प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं, तो ये नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी कहलाता है। और एक्सपेरिमेंट में देखा गया है कि एग्जॉस्टिव कैटेगरी का रिकॉल नॉन एग्जॉस्टिव कैटेगरी के रिकॉल से अधिक होता है। दूसरी ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी थी आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि या सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक। सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक की शुरुआत एक साइकोलॉजिस्ट थे टूलविंग 1962 में किया था। आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि के अंतर्गत सूची के शब्द किसी विशेष श्रेणी के नहीं होते हैं, फिर भी प्रयासों के बढ़ने के साथ साथ प्रयोज्य अपनी तरफ से उनके व्यवस्थित सिद्ध करना शुरू कर देता है, जो कि बिना श्रेणी के होते हुए भी प्रयोज्य अपनी तरफ से उनका श्रेणीकरण करने लगता है। इसलिए इसको आत्मनिष्ठ संगठन प्रविधि या सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक कहा जाता है। एक साइकोलॉजिस्ट थे मिलर, जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है और सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल टेक्निक को उसने एक नाम दिया जिसको चंकिंग कहा जाता है। और अपने एक्सपेरिमेंट के बाद मिलर ने बताया कि सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशनल या चंकिंग और ओवरऑल रिकॉल में पॉजिटिव रिलेशनशिप पाया जाता है, या जैसे जैसे सब्जेक्टिव ऑर्गेनाइजेशन बढ़ता है वैसे वैसे ओवरऑल रिकॉल की मात्रा भी बढ़ती जाती है। मीन्स दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशन पाया जाता है। तो वर्बल लर्निंग के इस लेक्चर में हम लोगों ने ये देखा कि वर्बल लर्निंग क्या है, वर्बल लर्निंग का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, वर्बल लर्निंग के एक्सपेरिमेंट में मटेरियल कौन कौन से यूज़ किए जाते हैं, वर्बल लर्निंग के मेथड्स कौन कौन से हैं जिनके द्वारा हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, और वर्बल लर्निंग में ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रैटेजी कौन कौन सी यूज़ की जाती हैं जिनके द्वारा हम अपने रिकॉल को बढ़ा सकते हैं। आई होप ये लेक्चर आपको पूरा समझ में आया होगा। वर्बल लर्निंग से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट मैंने आपके सामने रखा वो आपका क्लियर हुआ होगा। तो प्लीज़ एक लाइक तो बनता है। थैंक यू।